पीजी फास्ट ट्रैक। क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। गाइज, आज के सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं अपने एक नए सब्जेक्ट के साथ। मोर ओवर क्लैट पीजी की इस जर्नी की शुरुआत होने वाली है। पहले तो आप लोग बताइए कितने लोग जो है यहाँ पे क्लैट पीजी एग्जाम 2027 एग्जाम देने वाले हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं अबाउट दिस बैच, क्योंकि इस बैच के अंदर हम लोग पूरे ही सब्जेक्ट्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे, आपको एग्जाम के लिए रेडी करेंगे। तो आई होप मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही होगी। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज। वी विल बी बिगनिंग ऑफ विद टुडेज सेशन एंड आज के सेशन के अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पीजी एग्जाम के बारे में बात करेंगे, आपका फोकस किन चीजों के ऊपर होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट एक बार बता दीजिएगा, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी लोगों को क्लियरली आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियरली आ रहा है या नहीं आ रहा? यस, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार मुझे ये बता दीजिए कि कितने लोगों ने जो हमारा ये पीजी बेसिक्स बैच था उसको कवर करा। फटाफट से बताइएगा। कवर करा, चलिए ठीक है। तो फैमिली लॉ के साथ गाइज हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के अंदर। देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं जाने वाले हैं। हम लोग मेजरली आज की इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट कि किस तरह से हम लोग के सेशंस होने वाले हैं। देखिए, पहले मैं अपने बारे में बात कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स क्लैट के इस पूरे वर्टिकल के अंदर बहुत स्टार्टिंग से है हम जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बात करी जाए अगर क्लैट वर्टिकल की, तो पीजी के साथ हमने स्टार्ट किया है और जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स को बहुत सारे मैंने गाइड भी करा है, खुद भी मैंने एग्जामिनेशंस दिए हैं। बात करी जाए क्लैट यूजी की, तो बहुत सारे रिजल्ट्स भी लेके आए हैं, ऑफलाइन बीट ऑनलाइन प्रेपरेशन कराई है। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पीजी फास्ट ट्रैक बैच के साथ। और बात करी जाए अगर किस तरह से हमारे सेशंस होने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न क्या है? सिलेबस से आई एम वेरी श्योर आप सभी लोग रूबरू हो चुके हैं। एग्जाम का पैटर्न समझ लीजिए गाइस, आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे, गाइस बात करी जाए अगर कंडक्टिंग बॉडी की, तो इस एग्जाम को कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज कंडक्ट कराते हैं। मेजरली इसमें पूरी तरह से आपके लीगल सब्जेक्ट जितने भी हैं, जितने भी लॉज हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। जितने भी लॉज हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक चीज ये दिमाग में क्लियर रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं गाइस सिलेबस की जब हम बात करते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में सिलेबस में नहीं जाने वाली। बस एक चीज समझ के चलिएगा कि सिलेबस दो कैटेगरीज में मेजरली डिवाइडेड है। क्या दो कैटेगरीज है? सबसे पहली जो आपकी कैटेगरी है वो है स्टैटिक लॉ की, ठीक है, स्टैटिक लॉ की। दूसरी जो कैटेगरी है ये करंट लीगल नॉलेज की। बात करी जाए अगर स्टैटिक लॉ की, तो आपके जितने भी कानून है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, चाहे आपका बीएनएसएस हो जाए, बीएनएस हो जाए, बीएसए हो जाए, आपका प्रॉपर्टी लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट, सब कुछ स्टैटिक लॉ के अंदर आता है मेजरली, जिसके अंदर उतने चेंजेस नहीं किए जाते। जब हम सीएलके की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लैट पीजी के अंदर सीएलके की जब हम बात करते हैं गाइस, सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी जजमेंट्स होते हैं, जितने भी जजमेंट्स आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि जितने भी रीसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी गाइस रीसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि रीसेंट जजमेंट्स 1 साल, इनफैक्ट 2 साल, 2 इयर्स के रीसेंट जजमेंट्स जो भी रहे हैं बीते, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लैट 2027 दोगे, तो आप प्रेपरेशन अपनी क्लैट 2025, 2026
और ये 2 साल के आपके जजमेंट्स जो है वो तैयार होने चाहिए, ये आप लोग मेक श्योर करिएगा। ठीक है, बात क्लियर है? एवरीबडी क्लियर? जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई विल जस्ट ओपन द पीडब्ल्यू ऐप। पीडब्ल्यू ऐप ओपन करेंगे ताकि हम आपके वहां पे कमेंट्स देख पाए। बात हो गई आपके स्टैटिक लॉ की और करंट लीगल नॉलेज के जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं इनकी बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि टॉप मोस्ट एनएलयू में अगर आप अपना एडमिशन चाहते हो एलएलएम के अंदर, यार आई कैन यस गाइस, तो टॉप मोस्ट एनएलयूज के लिए आपको कितना सेफ स्कोर क्या रहेगा? हालांकि सेफ स्कोर आज के सेशन में तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट इससे आपको ये आइडिया होगा कि आपको मेहनत कितनी करनी है, कितनी ज्यादा मेहनत करनी है, ये समझ लीजिए। सेफ स्कोर की बात करेंगे तो टॉप मोस्ट एनएलयूज के लिए करीब 95 प्लस मार्क्स आपको आने चाहिए आउट ऑफ 120। ठीक है, टॉप मोस्ट एनएलयूज या पीएसयूज अगर आप चाहते हो कि आपके स्कोर को वो करें, ठीक है, कंसिडर करा जाए। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स ने मॉक्स प्रैक्टिस करना शुरू करे हैं ये बताइएगा, क्योंकि मॉक्स में अगर आप इतना या इसके करीब करीब स्कोर कर रहे हो तो आपको थोड़ा ब्रशिंग आपकी रिक्वायरमेंट होगी। प्रेपरेशन आपकी बेयर एक्ट बेस्ड हम लोग भी कराएंगे और मोर इंपॉर्टेंटली आपके केस लॉज बेस्ड यहाँ पे प्रेपरेशन होगी। स्टार्टिंग ऑफ विद द सेशन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हिंदू लॉज की बात करेंगे। तो गाइज हिंदू लॉज जो है ये डिवाइन ओरिजिन के हैं, एक थ्योरी जो है वो ये सजेस्ट करती है कि इसको वेदास से डिराइव करा गया है। बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न जूरिस्ट हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो हिंदू लॉ है वो एंशिएंट कस्टम्स और यूसेजेस जो बहुत लंबे समय से रीति रिवाज चलते चले आ रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। ये आपके धर्मशास्त्रार्थ में हिंदू लॉ को सेक्रोसैंक्ट और इनवॉयलेबल इम्यूटेबल बोला गया, यानी कि सबसे ऊंची पोजीशन है हिंदू लॉज की। और मेन आप जानते हैं बहुत बड़े जूरिस्ट हैं हमारे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, इनके हेनरी मेन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो है हिंदू लॉ को बताते हैं कि इट इज द लॉ ऑफ स्मृतिज एज एक्सपाउंडेड इन द कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। तो ये पूरी कहानी है आपकी रिलेटेड टू द हिंदू लॉज। अब हम लोग सोर्सेस की बात करें तो श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस और कस्टम्स, ये सभी क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? हमारे हिंदू लॉ के सोर्सेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब हिंदू लॉ के सोर्सेस को देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ के चलिएगा किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हम लोग श्रुतिस की बात करते हैं तो जो टर्म है श्रुति, ये डिराइव्ड है फ्रॉम द वर्ड श्रु, जिसका मतलब होता है टू हियर। तो इसको कंसिडर करा जाता है हिंदू लॉ का प्राइमरी और पैरामाउंट सोर्स। ये माना जाता है कि जो वर्ड्स है ये रिवील करे गए थे बाय द डेटीज, दीज आर द वर्ड्स ऑफ डेटीज, ठीक है, जो कि रिवील करे गए हैं तो आने वाले जनरेशंस को। ठीक है, श्रुतिस को गाइज हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ये 4 वेदास के बारे में स्टार्टिंग से ही पता होगा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं और मेजरली वेदास और उपनिषद में ये श्रुतिस डिवाइडेड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हिंदू लॉ का। स्मृतिस की बात करी जाए गाइज तो स्मृतिस का मतलब होता है जो कि रिमेंबर्ड है, व्हाट वाज रिमेंबर्ड। तो ये रिकलेक्शंस है ऋषिस के, जिसके अंदर हिंदू लॉ के प्रिंसिपल्स को आपको देखने को मिलता है गाइस। स्मृतिस को फर्दर हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये कैटेगराइजेशन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप स्मृतिस को इस तरह से याद रखिएगा। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट की बात करी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। यस, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये कस्टम्स और यूसेजेस जो स्मृतिज में रिकॉर्डेड है ये उसको कहीं ना कहीं इलैबोरेट करते हैं। दे इंटरप्रेटेड, एक्सप्लेन्ड एंड मॉडिफाइड द कस्टम्स कंटेन्ड इन स्मृतिज। तो ये कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्रीज आप जानते हो ना, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप लिखना शुरू करते हो बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर जाते हो, मॉडिफाई करते हो कस्टम्स को,
चेंज करते हो, इंटरप्रेट करते हो लॉज को अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। इसको कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट कहा जाता है। प्रिंसिपल कमेंट्रीज हैं दयाभागा बाय जिमुतवाहना, मिताक्षरा बाय विजनेश्वरा, फिर उसके बाद देवदा भी है, दैत्यवा भी है। तो मिताक्षरा दयाभागा को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करा गया है ऑल ओवर द कंट्री। देखिए जुडिशियल डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल डिसीजंस का रोल भी हमारे देश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम लॉज की बात करते हैं। तो या तो मैंने आपको बताया स्टैटिक लॉ हम एज इट इज जो कानून है उसको पढ़ते हैं, या फिर उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया गया जजेस के द्वारा उसको पढ़ते हैं। तो जुडिशियल डिसीजंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात कर लीजिए, चाहे वो अब रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के जजमेंट की बात कर लीजिए, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी के लिए भी क्लासेस आपकी हुआ करेंगी, बट मेजरली अभी अगर आप फॉर्म दोनों का भर रहे हैं तो आप फोकस क्लैट पे रखिएगा। उसके बाद गई लेजिस्लेशन, बहुत सारे कानून बने हुए हैं हमारे हिंदू लॉ को लेके, बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बीट सक्सेशन एक्ट, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, तो सभी लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेजिस्लेशन भी कहीं ना कहीं हिंदू लॉ का सोर्स जो है वो फॉर्म करते हैं। उसके बाद गाइज हम लोग आगे आएंगे, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम कस्टम्स को एक बार समझे। कस्टम क्या होता है, कस्टम की डेफिनेशन क्या है गाइज? कस्टम वो रूल होता है विच इज ओइंग टू प्रोलॉन्ग्ड यूजेज, इतने लंबे समय से चल रहा है कि उसको फोर्स ऑफ लॉ मिल चुका है, इट हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ। इसका सेक्शन 3 क्लॉज ए हिंदू मैरिज एक्ट का ये डिफाइन करता है कस्टम और यूसेज को। ये डेफिनेशन के अंदर कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स दैट कस्टम एंड यूसेज सिग्निफाई एनी रूल which having been continuously and uniformly observed for a long time, बहुत लंबे समय से कोई रीति रिवाज कंटिन्यूड होता है ना, तो उसको हम कस्टम या यूसेज कहते हैं। और इतना लंबे समय से उसको यूज किया जा रहा है कि वो आप फोर्स ऑफ लॉ पा चुका है। द रूल शुड नॉट बी अनरीजनेबल, शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एसेंशियल्स क्या क्या है? एंशिएंट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, एंशिएंट मतलब पुराना होना चाहिए, इतने 50-60 साल पुराना होना चाहिए। रीजनेबल होना चाहिए यानी कि करंट सोसाइटी के अकॉर्डिंग रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस होना चाहिए, हर एक जनरेशन ने जो है उसको कंटिन्यू किया हो। पब्लिक पॉलिसी के गाइज अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा कानून, एक्सप्रेस इनएक्टमेंट का मतलब कोई ऐसा कानून बना हुआ है, अगर उस कानून के अंदर हमने मान के चलिए कहा फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा थी, लेकिन उसको कानून बना के हमने उसको अबॉलिश कर दिया, तो वो अबॉलिश हो चुका है, एंड हो चुका है, तो अब वो ऐसे कोई भी प्रथा जो है वो कंटिन्यू नहीं होगी। ये हो गई हमारी बात अबाउट द सोर्सेस। अब हम लोग बात करेंगे हिंदू लॉ के बारे में। सबसे पहला सेक्शन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है गाइस, द एक्ट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी कि ये सुपीरियर हो जाएगा, ये जो लॉ है ये सुपीरियर माना जाएगा। इट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट and it abrogates all the rules of marriage previously applicable, यानी कि शादी से रिलेटेड जितने भी रूल्स हमारे देश के अंदर थे वो अब अंडर हिंदू मैरिज एक्ट आ जाएंगे। हिंदू मैरिज एक्ट ऊपर हो जाएगा और अदर लॉज जितने भी हो जाएंगे वो हिंदू लॉ के नीचे माने जाएंगे, ठीक है। सो द हिंदू मैरिज एक्ट विल सुपरसीड ऑल दीज लॉज प्रेजेंट। तो सेक्शन 4 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी रूल है या कोई भी इंटरप्रिटेशन है, कस्टम है या कोई भी यूजेज है हिंदू लॉ का, इनफोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया, 1955 से पहले कोई भी ऐसा टेक्स्ट, रूल, इंटरप्रिटेशन, कस्टम या यूसेज वो अब हिंदू मैरिज एक्ट के अगर कॉन्फ्लिक्ट में होगा, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा रीति रिवाज या कोई भी ऐसा प्रोविजन जो हिंदू मैरिज एक्ट के कॉन्फ्लिक्ट में होगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा। तो एनी अदर लॉ इनफोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उसका भी इफेक्ट नहीं रहेगा। सीज टू हैव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सीज टू हैव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब उसका असर, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अब क्या है, अब हिंदू लॉ को हमने कोडिफाई कर दिया और हिंदू लॉ आ चुका है। और सही बात भी है, 1955 से पहले बहुत सारी ऐसी रीति रिवाज से ऐसे बहुत सारे प्रथाएं थी जो कि चल रही थी। जस्ट अ सेकेंड गाइस।
चलिए अब बात करेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये जो गाइस हिंदू मैरिज एक्ट है ये अप्लाई करता है उन हिंदूज के ऊपर जो कि इंडिया में डोमिसाइल्ड है, भले ही क्यों ना वो भारत के बाहर रिसाइड कर रहे हो। ठीक है, भले ही क्यों ना वो भारत के बाहर रिसाइड कर रहे हो, ये जो लॉ है सभी पे अप्लाई करेगा। सेक्शन 1 इसको बताता है, सेक्शन 1 क्लॉज 2 ये कहता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन होगा ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। वो ये ले डाउन करता है कि ये जो एक्ट है ये एक्सटेंड करता है टू होल ऑफ इंडिया। अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि पर्सनल रिलेशंस जो हैं वो डोमिसाइल जहां पे आपके रूट्स है, जहां पे आपका ओरिजिन है वहां से गवर्न होते हैं, वहां से गवर्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। मूविंग अहेड गाइस, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डेफिनेशन। किसके किसके ऊपर ये लॉ जो है, ये जो एक्ट है अप्लाई किस पे करता है, आइए इसको समझते हैं। यस, सेक्शन 2 ये कहता है कि ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई करता है। अकॉर्डिंग टू इट द एक्ट अप्लाइज टू फॉलोइंग पर्सन। सबसे पहले पर्सन्स हु आर हिंदूज बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, यानी कि धर्म के रूप से वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग वीरशैव, लिंगायत, या अगर जो ब्राह्मो प्रार्थना या आर्य समाज के फॉलोअर्स हैं वो भी इस डेफिनेशन के अंदर माने जाते हैं। नेक्स्ट, वो पर्सन जो कि बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख्स हैं बाय रिलीजन, उनको भी हिंदू के डेफिनेशन के अंदर माना जाता है। उसके बाद कोई भी पर्सन जो कि भारत के टेरिटरी के अंदर डोमिसाइल्ड है और जिसपे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई कर रहा है और वो बंदा मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है, तो बेसिकली भारत के अंदर इन धर्मों को फॉलो करने के अलावा जितने भी लोग हैं, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, वीरशैव, लिंगायत, ब्राह्मो प्रार्थना, आर्य समाज, सभी लोग हिंदूज की डेफिनेशन के अंदर कंसिडर करे जाते हैं। हु इज अ हिंदू कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द टर्म हिंदू डिनोट्स ऑल दोज पर्संस जो कि हिंदू रिलीजन को क्या करते हैं, प्रोफेस कर रहे हैं, दिल से मान रहे हैं, चाहे जन्म उनका हिंदू धर्म में हुआ हो, चाहे मान के चलिए कन्वर्ट हुए हो। अब कन्वर्जन की बात आई है, मैं आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन देना चाहती हूं। प्रॉब्लम बेस्ड सिचुएशन, मान के चलिए अगर एक्स है, ठीक है, एक्स हिंदू है और वो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। अब एक्स को ऐसा लगता है वन फाइन डे कि यार मुझे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना है, मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैं छोड़ देती हूं हिंदुइज्म को, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स मान के चलिए क्रिश्चियन हो जाती हैं, क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लेती हैं। तो सवाल ये है कि क्या इनका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस जो है, क्या वो भी कन्वर्जन के साथ कंटिन्यूड रहेगा? क्या शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है वो भी कंटिन्यूड रहेगा?
यस गाइस, तो जस्ट अ सेकेंड, यस, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग गौतम, आई वांट टू नो कि अगर एक्स एक हिंदू पर्सन है और वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या वो अभी भी शेड्यूल कास्ट रहेगा? यस और नो, एज सिंपल एज दैट। शिव का कहना है नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि कास्ट, शेड्यूल कास्ट जो है, जो लिस्ट किया जाता है, ये रिलीजन से कनेक्टेड होता है, ये गौतम रिलीजन से कनेक्टेड होता है। और हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया अगर आप रिलीजन छोड़ देते हैं, अगर आप किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं, तो आप अपना ये स्टेटस खो देंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, वो बंदा हिंदू था, उसने क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट किया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के बाद भी लोग उसको शेड्यूल कास्ट की तरह, मतलब उसको जिस तरह से जो प्रताड़ित किया जाता है ना, ये जो कास्ट को के खिलाफ जो भी देश के अंदर इश्यूज होते हैं, जो भी क्राइम्स होते हैं, वो क्राइम इनके साथ कंटिन्यूड थे, स्लैंग्स बोले जाते थे इनको, तो इन्होंने शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर केस फाइल करा। तो कोर्ट ने कहा कि आप क्रिश्चियन हैं, आप कन्वर्ट हो चुके हैं, आप शेड्यूल कास्ट नहीं रहे, अब आपको शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये चीज होती है गाइज। अब गाइज यहां पे डेफिनेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रशेखर वर्सेस कुंडला देवी, इस केस के अंदर 1963 का केस है, ये कहा था कोई भी पर्सन जो कि हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, धर्म के रूप से वो हिंदू होगा अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, दिल से मान रहा है, प्रोफेस करने का मतलब दिल से मान रहा है, या इनमें से किसी रिलीजन को फॉलो करता है, he remains a Hindu even if he does not practice, profess or follow the tenets of any of the religion। वो तब भी हिंदू कहलाएगा अगर वो इन रिलीजन्स के टीनेट्स को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट इज ट्रू गौतम, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ये चीज बेटा क्लियर होती है। अब एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 का देखिए क्या कहता है, सेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉलोइंग पर्सन को भी हम हिंदू मानेंगे अगर कोई भी बच्चा है, मान के चलिए लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, जिसके दोनों ही पेरेंट्स हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट से, जैन हैं, सिख से, अगर कोई बच्चा लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट है, जिनके एक पेरेंट क्या है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है बाय रिलीजन, एंड हु इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स टू, इनकी फैमिली में से फॉर एग्जाम्पल नाना जी या दादाजी ने उनको पाल परोस के बड़ा किया है। फिर उसके बाद अगर कोई पर्सन जो कि कन्वर्ट या रिकन्वर्ट है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या सिखिज्म में, उसको भी गाइस क्या माना जाता है, हिंदू माना जाता है। तो ये चीज है गाइस, इसको रीड कर लीजिए एक बार फटाफट से आप, इसको रीड कर लीजिए फटाफट से आप, यस, पढ़ लीजिए। शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेस का एप्लीकेशन नहीं होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब स्पेस का एप्लीकेशन नहीं होता है।
हाँ जी, पढ़ा आप लोगों ने। सेक्शन 2 क्लॉज 2 ये कहता है कि ये जो एक्ट है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स पे अप्लाई नहीं करता है, जिनकी आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अंदर जिनकी डेफिनेशन जो है वो दी गई। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर एवरीबॉडी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे हिंदू मैरिज की यहाँ पे कंडीशंस की। कंडीशंस की बात करी जाए यहाँ पे तो गाइज ये 5 मेजर कंडीशंस हैं जो कि एक वैलिड हिंदू मैरिज के मामले में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गाइज हम लोग बात करते हैं मोनोगमी की, फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ सैनिटी की, फिर उसके बाद एज ऑफ पार्टीज की, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की और अवॉइडेंस ऑफ सापिंडा रिलेशनशिप की। ये 5 चीजें हम लोग गाइज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फटाफट से आइए समझते हैं इन 5 चीजों। सेक्शन 5 में क्या कहा गया है? सेक्शन 5 में यहाँ पे कंडीशंस ले डाउन करी गई है कि किस कब कौन से सिचुएशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक हिंदू मैरिज क्या है, वैलिड मैरिज है। एक हिंदू मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज है। इट मस्ट बी नोटेड कि ये जो एक हिंदू की शादी एक हिंदू ही से हो सकती है। यहाँ पे हम लोग एक हिंदू की शादी नॉन हिंदू से बात उसकी नहीं कर रहे, ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। सबसे पहले गाइज मोनोगमी देख लिया जाए। सेक्शन 5 क्लॉज 1 यहाँ पे ये कहता है कि नाइदर पार्टी चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, उनका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। भाई शादी ब्याह की बात हो रही है, जिस समय आपकी शादी हो रही है आपका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंप्लाई करता है मोनोगमी होगा और पॉलीगमी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जो पहली शादी होनी चाहिए वो लीगली वैलिड मैरिज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर जिस टाइम पे शादी हो रही है उस टाइम पे उसकी एक से अधिक वाइफ है या उस महिला का एक से अधिक हस्बैंड है, तो वो जो हस्बैंड है फर्स्ट मैरिज की जो बात हो रही है वो लीगली वैलिड मैरिज होनी चाहिए। हम उसको भी विद द आइज ऑफ लॉ चेक करेंगे। अगर वो एक लीगली वैलिड मैरिज नहीं है तो फिर मोनोगमी ही फॉलो हो रहा है, इसका मतलब पॉलीगमी नहीं हो रहा है और उसको बाइगमी के लिए प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जा सकता है। दोनों कंडीशंस हैं, ध्यान रखिए, ठीक। तो पहला मैरिज जो है वो लीगली वैलिड होना चाहिए। अगर पहला मैरिज वॉइड है या वॉइडेबल है तो उसको हम बाइगमी के लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तीसरी चीज, जो दूसरी मैरिज है ना वो सोलेमनाइज होनी चाहिए। जो दूसरी मैरिज हो रही है उसको सोलेमनाइज करेंगे, यानी कि शादी ब्याह गार्लैंड्स एक्सचेंज करके अग्नि के साथ फेरे लेके आप क्या करेंगे, मैरिज को पूरी तरह से सोलेमनाइज करेंगे। गाइज इस पे एक लैंडमार्क केस है, यमुना बाई का केस, 1988 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर शादी बाइगमिस्ट मैरिज है, जो सेकंड वाइफ है उसका कोई स्टेटस नहीं होता वाइफ का, क्योंकि सेकंड मैरिज ही नल एंड वॉइड होती है। सेकंड मैरिज ही नल एंड वॉइड होती है। तो मोनोगमी की कंडीशन मैंने गाइज क्या करी, आपको बता दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस देखिएगा, प्रिया बाला वर्सेस सुरेश चंद्र का केस। प्रिया बाला वर्सेस सुरेश चंद्र का केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रोसिक्यूशन को ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो सेकंड मैरिज हुई है ये सोलेमनाइज हुई है, और खाली एडमिट कर लेना कि हाँ ये मेरे पत्नी है या ये मेरे पति है वो इनफ नहीं होगा। ये चीज क्लियर करी गई गाइस। फिर उसके बाद इस्लाम के अंदर जब कन्वर्जन हो जाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला आदमी है
और वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है, तो मुझे सवाल आप लोगों से ये पूछना है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक्स बंदा है, ठीक है, इसकी शादी हुई वाई से, इसकी शादी हुई गाइस वाई से, हो गई शादी 2020 में। अब 2025 में इसकी शादी होती है जेड से, किसके अंदर, इस्लामिक लॉ के अंदर, इस्लाम कबूल करके शादी कर लेते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये जो फर्स्ट मैरिज है, फर्स्ट मैरिज, क्या गाइस ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है? क्या ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जा सकती है? डिसॉल्व मानी जा सकती है? मुझे ये बताइए आप फटाफट से, क्या लग रहा है आपको? फटाफट से बताइए गाइस, क्या होगा? क्या फर्स्ट मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। फर्स्ट मैरिज को हम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कैसे मानेंगे? क्योंकि ये तो इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा ना, ये इस पत्नी का डिसएडवांटेज हो जाएगा और इनको तो जो चाहते थे वो मिल जाएगा। ये चाहते थे कि मेरी पहली शादी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाए, तो जो डिसएडवांटेज होता है उसको नहीं मिलता है बेनिफिट, या इनको अपने गलत काम का करने का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। वो तो यही चाह ही रहे हैं कि पहली मैरिज हमारी जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाए। ये चीज हमने सरला मुदगल लैंडमार्क केस गाइस, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन नहीं होता है मैरिज का बाय अपोस्टेसी टू अ स्पाउस टू अनदर रिलीजन। सेकेंड मैरिज जो हिंदू अपोस्टेट की होती है तो इस्लाम के अंदर, और अगर पहली मैरिज सबसिस्ट कर रही है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करेगी और आपको बाइगमी के लिए तब भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ये जो सरला मुद्दल का केस का जो डिसीजन है, वापस से लिली थॉमस के केस में इसको रिव्यू किया गया था गाइस। कोर्ट ने ये कहा था कि अ मैरिज विच इज सॉल्मनाइज्ड अकॉर्डिंग टू वन पर्सनल लॉ कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। हमने तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी करी थी ना 2020 में, तो वो 2025 में जो कुछ भी कर रहा है उससे मेरी 2020 की शादी की वैलिडिटी पे कोई खतरा नहीं है। ये क्लैरिटी हमें इससे मिलती है, ठीक है। चलिए अब मान के चलिए, सवाल ये है कि मैम इन केस अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मोनोगमी हुआ कमिट, तब क्या होगा? तो अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रवीन कर रहा है विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी कि मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी सेक्शन 11 के अंडर। सेक्शन 11 मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड हो जाए। द पर्सन विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर बाइगमी अंडर सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट। एक तो सेक्शन 17 के अंदर बुक किया जाएगा और साथ ही जो बाइगमी के प्रोविजंस है उनके अंदर आपको बुक किया जाएगा। ये चीज यहां से हमें क्लियर होती है कि इन केस अगर हम लोगों ने वॉयलेट किया मोनोगमी के रूल को। नेक्स्ट गाइज, मेंटल हेल्थ एंड सैनिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके अंदर देखिएगा सेक्शन 5 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो पार्टीज हैं दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड मस्ट नॉट सफर फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी। मान के चलिए कोई इस तरह की डिसेबिलिटी है कि आप प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं कर पा रहे हैं, देश दुनिया के लिए अगर कोई फैसला देना है, मान के चलिए अपने घर के अंदर कोई आपका ओपिनियन चाहिए, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसे में शादी हम वॉइड नहीं करते हैं। शादी के लिए एक ऑप्शन ओपन होता है वॉइडेबल होने का। वॉइडेबल होने का मतलब पता क्या होता है कि अगर ऑपोजिट पार्टी कंटिन्यू करना चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकता है, अगर वो एंड करना चाहे तो वो एंड कर सकता है। जानते हो आप वॉइडेबल होने का मतलब क्या होता है? जो अग्रीव्ड पार्टी होता है जिसके साथ रॉन्ग कमिट हो रहा है, रॉन्ग कमिट होने का मतलब क्या है कि उसका पार्टनर जो है वो रैशनल जजमेंट नहीं दे पा रहा है, हो सकता है कंसेंट भी दे पाए लेकिन उसको इस तरह का डिसऑर्डर है कि वो मैरिज के लिए अनफिट माना जाता है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए अनफिट माना जाता है, तो फिर गाइज यहां पे उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर दबाव नहीं बना जा सकता है कि आप शादी कंटिन्यू करिए। वो चाहे तो कंटिन्यू करे, चाहे तो एंड कर दे।
ठीक है। इंसेनिटी और एपिलेप्सी को जिनको अटैक्स आते हैं वो भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। गाइस इस क्लॉज के अंदर हमने 1976 में एक अमेंडमेंट करा। अमेंडमेंट से पहले इडियट्स और ल्यूनेटिक्स वर्ड यूज किए जाते थे, ये हमने हटा दिए। कोर्ट ने यहाँ पे टू लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया इन वर्ड्स, ठीक है, तो ये वर्ड्स हटा दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करी जाए अगर एज ऑफ पार्टीज की, देखिए एज ऑफ पार्टीज हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 18 साल महिलाओं की एज जो है मैरिजेबल एज है और 21 साल मेल्स की एज है। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट 21 साल फॉर बोथ कर देती है, तो ये अभी तक की डिसाइड नहीं हुआ है, बट यस दिस इज अ प्रपोजल विच इज बीन केप्ट बिफोर द गवर्नमेंट कि भैया यहाँ पे एज जो है, या गवर्नमेंट ने भी ये बात रखी है पार्लियामेंट के सामने कि एज जो है दोनों के बराबर होनी चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल हो। बट करेंटली ये है कि 18 फीमेल की और 21 साल मेल की है। अब सवाल ये उठता है कि इससे नीचे अगर शादी हो जाती है तब क्या होगा मैम? अगर इससे नीचे शादी होती है तो हिंदू मैरिज एक्ट ये नहीं कहता है कि शादी खत्म। हिंदू मैरिज एक्ट खाली ये कहता है कि ये शादी तो वैलिड है लेकिन पनिशेबल होगा, ये शादी तो वैलिड है लेकिन पनिशेबल हो। ये देखिए, डज नॉट प्रोवाइड एनी इफेक्ट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन according to Hindu Marriage Act, the marriage solemnized in contravention of section 5 clause 3 is neither void nor voidable बेटा, it is valid but यहाँ पे punishable होती है। ये सेक्शन, ये तो देखिएगा 5 क्लॉज 3 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि मिनिमम एज जो है वो फिक्स कर दी गई 21 और 18। पनिशमेंट सेक्शन 18 में मिलती है हिंदू मैरिज एक्ट, 2 साल या फाइन। फर्दर अगर रिक्वायरमेंट सेक्शन 13 क्लॉज 2 यानी कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज करती है तो यहां पे डाइवोर्स के लिए भी प्रोसीड कर सकती है। एवरी मैरिज शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जो कि बच्चा था, चाइल्ड था उस समय जिस समय शादी हुई है। क्या कहता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या कहता है? कहता है कि हर एक शादी वो वॉइडेबल होगी किसके ऑप्शन पे? वो पार्टी जो कि माइनर था, जो कि चाइल्ड था एट द टाइम ऑफ मैरिज, उसके ऑप्शन पे हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की। देखिए ये टर्म कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सापिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के अंदर। ये शोभल, जस्ट अ सेकेंड, actually there is a technical issue, I am so sorry, because of which I am unable to read the comments on the PW app, but just wait for a bit. चलिए आगे आइए। गिव मी फ्यू मिनट्स शोभल, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये सही हो जाएगा। शोभल नहीं नाम है, शोभा नाम है। शोभा, इट विल बी फाइन, जस्ट वेट फॉर अ बिट। नेक्स्ट आएंगे गाइज। नेक्स्ट जो है वो है आपका दिस थिंग, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सापिंडा रिलेशनशिप में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक बात समझ के चलिएगा, जनरली जब हम देखते हैं तो हमारे समाज के अंदर जो ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको अगर आप शादी करने के लिए अगर आप सोचो भी तो इट इज लाइक अ अब्यूज, मतलब माँ भाई बाप दादा दादी चाचा चाची, ऐसे रिश्ते जिनसे कोई ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता कि शादी हो सकती है, वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप है। सापिंडा रिलेशनशिप के अंदर हमने एक डिग्री फिक्स कर दी, मदर के साइड से इतना, फादर के साइड से इतना। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। सबसे पहले आप ये समझ के चलिएगा, जब हम डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करते हैं तो
तो सेक्शन 5 क्लॉज 4 ये कहता है कि जो पार्टीज हैं टू द मैरिज शुड नॉट बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, विच इज वेरी फेयर। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। अगर, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, हालांकि ये एक्सेप्शन बहुत ज्यादा जगह यूज नहीं होता है, बट यस, कस्टम और यूसेजेस अगर अलाउ करते हैं किसी एक मेल को और फीमेल को शादी करने के लिए, भले ही क्यों ना डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, तो वो अलाउड होता है इन एक्सेप्शनल सिचुएशन। सेक्शन 3G ये डिफाइन करता है कि डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होती क्या है। इट प्रोवाइड्स दैट टू पर्संस आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अगर if one is a lineal ascendant of the other, if one was the wife or husband of the lineal ascendant, वाइफ और ब्रदर और फादर्स मदर, देख रहे हो आप, ये सारे वो रिश्ते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आता है। अच्छा, तो फॉर दिस पर्पस रिलेशनशिप के अंदर कौन कौन सी रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज करी गई है? हिंदू लॉ के अंदर कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप बाय हाफ ब्लड, बाय यूट्रीन ब्लड और बाय फुल ब्लड। ये फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे से शादी होने के बाद ये फुल ब्लड माना जाता है। आपका और आपका भाई आपका फुल ब्लड ब्रदर या सिस्टर है। अगर मदर अलग होती हैं या अगर फादर अलग होते हैं तो सिचुएशन यूट्रीन ब्लड या हाफ ब्लड की होती है, यानी कि आपका सिबलिंग आपके साथ यूट्रीन ब्लड का रिश्ता रखता है या हाफ ब्लड का रिश्ता रखता है। ये डिपेंड करता है कि फादर अलग है या मदर अलग है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। A marriage within the prohibited degrees is a valid marriage if it is permitted by custom and usage governing each party. ठीक है? यस, जी हाँ, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा देख पा रही हूं हमारे ऐप पे। तो हेलो गाइज, हेलो ऑल, हाय युवराज, भावना, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द क्लास। देयर वाज अ टेक्निकल इशू जिसकी वजह से मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही थी, तो फटाफट से मुझे बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी गाइज। ठीक है, आई होप आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो वी हैव हु ऑल? यस, सो वी हैव अंशिका, अभांशी, मोहना, देव, नित्या, हेलो नवदीप, दिव्यांश, दीवा, hi, how are you guys? How are you guys? Welcome to the session. कैसा चल रहा है सब, फटाफट से बताइए। मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई एंड अब मैं आपको पढ़ पा रही हूं। देयर इज नम्रता, ध्रुविका, संतोष भी है, मयंक, हेलो मयंक, क्या हाल चाल? रिया, पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग कहां से हो? ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कहां से हैं? वेयर डू यू गाइज बिलोंग टू? भारत में कौन कौन से स्टेट से आप लोग हो? पहले तो मुझे ये जानना है आप लोगों से, क्योंकि बातचीत तो चलती रहनी चाहिए भाई, राइट? क्लैट पीजी के लिए संतोष जो पासिंग मार्क्स है, मतलब क्लैट पीजी में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए आपको अराउंड 90+ मार्क्स जो है वो लाने चाहिए। ठीक है, ध्रुविका इज फ्रॉम मीरठ। आप कहां से हो यूपी में से? पंखुड़ी, यूपी में से आप कहां से हो? हाँ अंशिका, चाइल्ड मैरिज के मतलब हिंदू मैरिज एक्ट इसको नहीं बताते। संतोष इज फ्रॉम बैंगलोर, आर्यन फ्रॉम झारखंड, दीवा फ्रॉम राजस्थान, नवदीप इज फ्रॉम हरियाणा जिंद,
Tanmay is from my area only, Noida, UP. Then Abhanshi is from Chhattisgarh. Yes. Then there is P. Neha. क्या हाल चाल है? Anshika is from MP. All right. Chaitanya from Uttarakhand. Very good. So we have students from all over India. Great. कर्नाटका नेहा, बैंगलोर देव, बिहार से अभिनव है, चेन्नई से भावना है, मोहना इज फ्रॉम कोलकाता. वेरी गुड मोहना, आई रिमेंबर योर नेम. दिव्यांश इज फ्रॉम लखनऊ, माय होम टाउन. दैट इज ग्रेट. मयंक इज फ्रॉम यूपी. बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है. देखिए ये बहुत जरूरी होता है. मुझे ये बताओ कि आप लोग अभी करेंटली क्या कर रहे हो, मतलब अभी करेंटली किस चीज की प्रेपरेशन चल रही है, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या चल रहा है अभी लाइफ में? डूइंग योर लॉ फ्रॉम देयर ओनली. दैट इज ग्रेट. बहुत बढ़िया. प्रियंका आप बताओ. प्रियंका इज फ्रॉम कोलकाता. ग्रेट प्रियंका, ग्रेट. ग्रेट टू नो यू. अवंतिका इज फ्रॉम यूपी. बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तैयबा इज फ्रॉम लखनऊ. दैट इज ग्रेट तैयबा. बहुत बढ़िया यार, रैंक्स लेके आनी है आप लोगों को, सभी को रैंक्स लेके आनी है. मैं देख रही हूँ यहाँ पे चैट सेक्शन एकदम भरा पड़ा है स्टूडेंट से. बहुत ही बढ़िया. 9th सेम चल रहा है नवदीप का, LLB का. बहुत बढ़िया. ये अच्छी चीज है कि आप लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हमें LLM के साथ प्रोसीड करना है. तो देव ये भी अच्छी चीज है. ग्रेजुएशन कंप्लीटेड एंड डूइंग क्लैट PG फॉर जैक. ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया. तन्मय का 5th ईयर है. ब्रिज किशोर इज फ्रॉम छत्तीसगढ़. वेलकम ब्रिज किशोर, वेलकम. पास्ड आउट स्टूडेंट हूँ. पी नेहा. ऑल राइट. BLLB 5 years युवराज. बहुत बढ़िया. फाइनल ईयर मोनिका. बहुत बढ़िया. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, बढ़िया लगा आप लोगों के बारे में जान के, बहुत ही अच्छा लगा. 5 years BLLB. संतोष, अभिनव, प्री फाइनल ईयर. बहुत बढ़िया. PSU चाहिए अंशिका. बहुत अच्छा स्कोर, तगड़ा स्कोर लेके आना है. 100 टच करना होगा, है ना. प्रैक्टिस करो. केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. मयंक इज फ्रॉम फाइनल ईयर. फाइनल सेमेस्टर दिया है जस्ट. भावना ठीक है, अच्छा अच्छा है. आई एम वेरी श्योर हो जाएगा. 3 year LLB इन प्रिपरेशन फॉर जैक. रिया बहुत बढ़िया. AIB 21 एग्जाम भी पास किया है. ध्रुविका अच्छी चीज है. वेरी गुड. दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट. और बताइए अपने बारे में, और बताइए अपने बारे में. आप लोगों में से किसका किसका बैकग्राउंड जो है वो लॉ का बैकग्राउंड रहा है फैमिली में? अभी अभांशी इज जस्ट पास आउट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट PSUs एंड ज्योतिश्री. वेरी गुड अभांशी, ग्रेट टू नो दैट. लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं दिव्यांश. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. और बताइए. आप प्रोफेसर हैं ब्रिज किशोर जी. सिलेक्शन के लिए प्रगति बहुत मेहनत करनी होगी, ये आप लोग ठान लीजिए. आज ये प्रॉमिस करिए कि आप लोग जो है मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे. जो कुछ भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आप लोगों को करना है, लर्न करना है. केस लॉज याद करने होंगे, सारी चीजें आपको करनी है. बहुत बढ़िया ब्रज किशोर जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, बहुत अच्छा लगा. एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू, ऑल ऑफ यू हियर इन द बैच. एंड होपफुली वी आर गोइंग टू गेट द टॉप रैंक्स दिस ईयर. डेफिनेटली. युवराज इज द फर्स्ट जनरेशन लॉयर. अंशिका का लॉ बैकग्राउंड रहा है. तो आप क्या क्या पेरेंट्स, आपके फादर लॉयर थे, एडवोकेट थे, क्या है बताइएगा. साइबर लॉज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. देखिए AI के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज आ रहे हैं और साइबर लॉज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है हमारे देश के अंदर. ठीक है दिव्यांश, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप बस एक सोर्स रखिएगा. ये सोर्स आपका लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, यानी कि इसके बाहर से आप अपनी एडिशनल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका बेस जो है वो आपका ये जो सेशन है ना, ये सेशन के PDFs होने चाहिए. PSUs के लिए अराउंड मतलब वही 95, 98 इतना स्कोर आना पड़ेगा. 2000 इन क्लैट PG एज डिड नॉट प्रिपेयर प्रॉपरली. मोहना ठीक है, इस बार तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रैंक. एमिंग फॉर PSUs, इंटरेस्टेड इन डेटा प्राइवेसी एंड DPDP. गॉट इट गौतम, मैं समझ गई. अंशिका फादर एंड ग्रैंडफादर बोथ. बहुत बढ़िया. तो आप तो मतलब अपनी लीगेसी कंटिन्यू कर रहे हो, है ना, ऐसा कुछ. चलिए बहुत अच्छा लगा जान के. हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. इसके अलावा मतलब मैं स्पेसिफिकली आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाह रही थी, कुछ आप लोगों को अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं या आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
बेसिक्स आप सभी के क्लियर है ना? 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, यू हैव टू बी रियली क्विक। फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? दो चीजों के ऊपर। स्टैटिक को रिवाइज करना है बार बार, करंट लीगल नॉलेज पे कमांड करनी है। स्टैटिक रिवाइज करना है बार बार, करंट लीगल नॉलेज पे कमांड करनी है। कैसे करनी है? वीकली बेसिस पे रिवीजन करना है। जो भी जजमेंट्स आए हैं, 2 साल के जजमेंट्स एटलीस्ट मिनिमम कवर करने हैं। 2025 2026 के लैंडमार्क सारे जजमेंट्स, हिंदू लॉ से रिलेटेड, मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड जितने भी जजमेंट्स आए हैं उनके लिए एक डायरी बना लीजिए। दीपक ये क्लासेस इनफ होंगी, डू नॉट वरी, ये फास्ट ट्रैक बैच है, लेकिन दीपक जितनी क्लासेस आप करोगे ना उतनी ही ज्यादा शिद्दत से मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो बात को? आपको उतनी ही ज्यादा शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। युवराज, 2 चीजों पे कमांड, बेयर एक्ट। सबसे पहले कोशिश करेगा युवराज बेयर एक्ट और केस लॉज, लैंडमार्क केसेस और रीसेंट केसेस। लैंडमार्क केसेस और रीसेंट केसेस पहले ये दोनों, क्योंकि अब टाइम ये नहीं है युवराज कि आप कोई किताब उठा के पढ़िए। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब ये टाइम नहीं बचा है युवराज कि आप किताब उठा के पढ़िए। तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि आप फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट पे, केस लॉस पे, एडिशनली जो नोट्स हम आपको बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर। ये आपके लिए इनफ होगा। केस लॉज हम कवर करते जाएंगे, रीसेंट केसेस भी, लैंडमार्क केसेस भी। सीएलके के लिए आपका सोर्स जो है, जो भी स्टैंडर्ड सोर्स जैसे कि लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। आपका जीके टुडे भी अच्छा रहता है, उसमें भी जजमेंट्स आते हैं। और आपका द हिंदू के एडिटोरियल, जो लीगल सेक्शंस के एडिटोरियल होते हैं, वो आप छोड़ नहीं सकते, वो जरूर फोकस करना है उसके ऊपर। मैम क्लास में होंगे 2025 2026 के केसेस, क्लासेस के अंदर भी जी हाँ सारे केसेस आपको करवाए जाएंगे। इनफैक्ट जितने भी लैंडमार्क केसेस आते जाएंगे ना वो भी हम कवर करेंगे इन 4 महीने के अंदर। यू नेवर नो कि यार नवंबर का ही आपसे पैसेज के अंदर क्वेश्चन पूछ ले। आप समझ लो बात को? पैसेज देखिए बहुत बड़ा नहीं होगा, करीब करीब 180-200 वर्ड से कम का ही रहेगा। तो उस पैसेज के अंदर आपको एडिशनल नॉलेज कुछ भी नहीं देगा एग्जामिनर। क्लैट पीजी के अंदर आप ये ना सोचिए कि आपको आंसर, एमसीक्यू आंसर कर ले जाओगे आप पैसेज में से। पैसेज में से खाली आपको हिंट मिलेगा कि ये टॉपिक क्या है, कौन से लॉ से रिलेटेड है, ये कर सकते हो। परीक्षा मंथन गौतम रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो आप। केस लॉज के लिए थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। रीडिंग स्पीड के लिए वमन बेस्ट रहेगा आप न्यूज़पेपर रीडिंग डेली बेसिस पे 30 से 40 मिनट। 30 से 40 मिनट मैं ज्यादा बोल रही हूं। अगर लीगल का देखिए, क्योंकि लीगल ही लिमिटेड रहेगा आपके पीजी के अंदर, तो अगर लीगल लिमिटेड रहेगा तो आपको खाली लीगल एडिटोरियल्स पे फोकस करना है। आई डोंट थिंक सो कि आपके जो करंट नॉलेज, इंटरनेशनल कुछ भी हो रहा है, कोई ट्रीटी हो रही है इंडिया की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लीगल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लीगल करंट अफेयर्स के लिए आपको जितने भी एडिटोरियल्स है वो आप पढ़ लिया करिए। और रीडिंग स्पीड के लिए आप क्या करिए, जो मॉक्स देते हो ना, आप मॉक्स देना बहुत जरूरी है। आपको ऐप पे भी मॉक्स मिलेंगे, जितने भी वो आप मॉक्स दो ना, उसके प्रीवियसली अगर आपके पास हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में है तो वो पैसेजेस को रीड कर सकते हो आप। पीवाईक्यू के पैसेजेस को आप रीड कर सकते हैं। या फिर बेयर एक्ट बेस्ट चीज है, बेयर एक्ट को रीड करो, कॉन्स्टी के बेयर एक्ट को रीड करो। वो आपको लगेगा कि आप खाली उसको रीड कर रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ रहा है। ठीक है, अब वीकली बेसिस पे निष्ठा मतलब महीने में 4 से 5 मॉक्स तो देने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर 100 टारगेट है आपका। यार एक बात बताओ आप लोग, आपको लगता है कि टॉप मोस्ट एनएलयूज या पीएसयूज आपको 100 नंबर के बिना मिल सकते हैं? अगर आपको लगता है मिल सकते हैं तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। डीपीपी आज से ही आएगा मोहना। और दूसरी चीज शफक, अच्छा शफक इज फ्रॉम लखनऊ, दैट इज ग्रेट। आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे जब आप जाओगे एग्जाम मटेरियल सेक्शन में, स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहां पे मिलेंगे पीडीएफ के सेक्शन में आपको मॉक्स मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग निष्ठा 4 से 5 मॉक्स महीने के, तो वीकली 1 मॉक हो गया आपका। तो वीकली करना क्या है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाने लिए सैटरडे या संडे में रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे डीपीपीस को। जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करना है, केस लॉज का रिवीजन करना है, केस लॉज के लिए एक डायरी बना लेनी है। देखिए इसी तरह से स्ट्रैटेजी अगर आपकी रहेगी तो बढ़िया रहेगा, वरना क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। वरना क्या होगा, देखिए दिक्कत आ जाएगी। ये प्रॉब्लम आपको ही आनी है। हम लोग पैसेज जो है क्लास के अंदर भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, पैसेज आपको क्लास के अंदर भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, पैसेज आपको क्लास के अंदर भी पढ़ाया जाए। स्कोर 45 आ रहा है, अगर स्कोर 45 आ रहा है तो अंशिका थोड़ा कम है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये कहेगा कि प्रैक्टिस से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे,
जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिक्सटी टू है ध्रुविका, 62 जो अच्छा हमारा मॉक हुआ था, राइट, मैं समझ गई। 62 ध्रुविका, देखिए वो जो मॉक था ना वो ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और ना बहुत ज्यादा इजी था, ठीक, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, उसमें 62 स्कोर करना ठीक है। लेकिन अगर आप 45 जैसे अंशिका आप कह रहे हो, वरिड होने की जरूरत नहीं है इसमें, आप बस फोकस करिए, प्रैक्टिस ओरिएंटेड आपकी तैयारी होनी चाहिए। तन्मय इज आस्किंग मैम रीसेंट जजमेंट्स के लिए सोर्स बता दीजिए। रीसेंट जजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि तन्मय हमारी वीकली बेसिस पे लीगल अपडेट्स की क्लास हो रही है, आपको ये चीज पता है कि नहीं पता है? हमारी वीकली बेसिस पे लीगल अपडेट की क्लास यूट्यूब पे हो रही है पीजी के लिए, अभी मैंने ही लिया है 8 तारीख तक वीकली लीगल अपडेट्स, तो वीकली आपका वहां से कवर हो रहा है। कोई भी ऐसा जजमेंट जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आप न्यूज के लिए देख रहे हो, तो वो आपका कवर होता जाएगा, ठीक है, तो ये चीज है। जैक के लिए हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे, लेकिन ये जो बैच है ये स्पेसिफिकली एलएलएम के लिए, आपका पीजी एलएलएम के लिए है, तो उसके ऊपर स्टिक करेंगे। एलेट पीजी के लिए भी अदिति क्या करना है, जैसे एनएलयू दिल्ली के लिए अगर आपका फोकस है, अगर मान के चलिए आप दिल्ली एनसीआर के एरियाज में रह रहे हो और आपका फोकस ये है कि आप दिल्ली में ही रहना चाहते हो, तो आप एलिट पीजी के लिए भी जा सकते हो। देखिए कंपटीशन अदिति बहुत हाई होता है, एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि कंपटीशन आपका हद हाई होता है जब हम एलिट पीजी की बात करते हैं। तो एलिट पीजी के लिए मैक्सिमम चीजें आपके क्लैट पीजी के प्रेपरेशन में कवर हो जाएंगी, वो चीजें आप कवर हो जाएंगी। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो आप क्लैट पीजी का और एलिट पीजी का दोनों का फिल करिएगा। अभी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया अपना क्लैट में कंसोर्शियम में पीजी के लिए, क्योंकि 3 तारीख से डेट ओपन हो गई है ना, पता है आप लोगों को? ब्रजकिशोर जी उसके लिए भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, देखिए अराउंड 90s टच करना पड़ेगा ब्रजकिशोर जी, अराउंड 90s आपको टच करना पड़ेगा। अच्छा एनएलयू अगर आपको चाहिए, बीट ड्राईपुट बीट आपके जितने भी एनएलयूज टॉप मोस्ट एनएलयूज में जहां पे हम लोग एलएलएम को परस्यू कर रहे हैं, कंसोर्शियम करवा रहे, 90 92 93 91 इस तरह से आपको स्कोर करना पड़ेगा 120 में से, आप समझ रहे हो? तो इतना तो कोई भी मांगेगा भी, देखिए इतनी नॉलेज भी आपकी परखी जाएगी जब आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हो उतना तो मांगा जाए, ठीक है। अब आपका काम क्या है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए युवराज, कि आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन में जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो लेंगे आप, उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करेंगे, उसको अपने पास स्टोर कर लेंगे, सेव कर लेंगे, क्योंकि यूजर नेम वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपको एंड तक के काम आएगा। एक तो ये चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो नाम है, नाम का किसी का कोई इशू तो नहीं है, जैसे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आधार या गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में, 10th की मार्कशीट में जो नाम आप यूज कर रहे हो वही नाम आपको डालना होगा फॉर्म में, वही नाम आपको, वही नेम आपको अपने फॉर्म में डालना होगा, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कंप्लीट करने से पहले इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, यूजर नेम और पासवर्ड को लेकर ज्यादातर, राइट।
तो लेट अस जस्ट कंटिन्यू द टॉपिक, ठीक है, अपने टॉपिक को गाइस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब कोई एडिशनल डाउट्स या कोई भी इश्यूज हो तो बताइए गाइस, वरना फिर टॉपिक को स्टार्ट करें, आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। चलिए आगे आइए। अब हमारा जो ये हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं सेक्शन 5। तो मैंने आपको क्या बताया गाइस, प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। इसके अंदर अगर शादी हो रही है तो भी वो शादी क्या होती है, तो भी शादी वॉइड हो जाती है। लेकिन अगर कस्टम और यूसेज उनकी फैमिली के अंदर कोई है तो कस्टम और यूसेज अगर है तो वो शादी अलाउड हो सकती है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा सापिंडा रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखिएगा सापिंडा रिलेशनशिप। अब सापिंडा रिलेशनशिप के अंदर मैं आपको क्यों बता रही थी, क्योंकि इसके अंदर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3F जो है वो डिफाइन करता है कि एक सापिंड रिलेशनशिप क्या होता है। इट प्रोवाइड्स दैट सापिंड रिलेशनशिप with reference to any person, it extends as far as the third generation ascendant। ascendants में थर्ड जनरेशन मदर की लाइन से देखा जाता है और ascendants में फादर की जनरेशन में फिफ्थ जनरेशन तक देखा जाता है कि उनकी लाइन में अगर कोई आपकी फैमिली में है और अगर उसके साथ आपकी शादी हो रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सापिंड कहलाएगा। तो ऐसी शादियां गाइस अलाउड नहीं होती हैं, स्ट्रिक्टली वॉइड होती हैं। इससे रिलेटेड दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था कि सापिंड रिलेशनशिप को जो है वो खत्म कर देना चाहिए और सापिंड रिलेशनशिप सही नहीं है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी तरह से रिजेक्ट करा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी रिलेशनशिप्स के अंदर शादी अगर मना करी गई है हिंदू लॉ के अंदर, वो बहुत सही मना करी गई है। क्या रीजन है, क्योंकि अगर हम लोग डिजीजेस की बात करते हैं, अगर हम लोग मान के चलिए किसी भी ऐसी चीज की बात करते हैं जो लाइन में ब्लड लाइन में होता है, जो ब्लड लाइन में होता है वो आप अवॉइड कर सकते हैं सापिंडा रिलेशनशिप के अंदर। अगर वो वॉइड डिक्लेयर करा है इसका मतलब हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर भी ये सेम कस्टम और यूसेज वाला एक्सेप्शन है। अब मुझे आप ये बताइए, साउथ के अंदर जो लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे बैंगलोर के हैं कुछ, आपने सुना है कि साउथ के अंदर एक ट्रेडिशन होता है, हेलो दीपिका हाउ आर यू। साउथ के अंदर गाइज एक ट्रेडिशन होता है कि जहां पे फैमिली में शादियां अलाउड होती हैं, फैमिली में शादियां अलाउड होती हैं गाइज, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्यों होता है ऐसे। साउथ में आप देखते हैं फैमिली में सापिंड मैरिजेस भी अलाउड होती है, तो वो कैसे पॉसिबल होता है। देखिए कई बार पेरेंट्स क्या चाहते हैं, जो वेल्थ है ना घर की वो घर में ही रहे, तो अपने भांजे से अपने भतीजे से ऐसे शादियां करा देते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है फैमिली प्रॉपर्टी वो घर में ही रहती है। यस नेहा, ऐसे अलाउड होता है बहुत सारी जगह। हेलो नायक हाउ आर यू। बिस्मो आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम राइट, सो आई विल कॉल यू नायक, चलेगा, नायक और खल नायक। चलिए, तो ये सापिंड रिलेशनशिप के अंदर बस ये डेफिनेशन आपको याद रखनी। साथ ही ये भी कहता है कि टू पर्सन्स are said to be sapined of each other if one is the lineal ascendant of the other within the limits of sapined relationship, या फिर उनका जो पूर्वज है एक है, कॉमन लीनियल असेंडेंट है उनका, एक कॉमन लीनियल असेंडेंट है उनका, ये चेन इनका चल रहा है, ये चेन इनका चल रहा है, ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं तो इनका कॉमन लीनियल असेंडेंट है, ऐसी शादियां भी सापिंडा मैरिजेस कहलाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है गाइस। उसके बाद हम लोग आएंगे सेरेमनीज ऑफ मैरिज पे। देखिए बात करी जाए अगर, यस देयर आर कस्टम्स, क्लैट बेसिक सीरीज ऑल्सो शफक, अगर आप यहाँ पे डिटेल में कर रहे हो तो जान उसको कवर करने की जरूरत नहीं है, इट इज अप टू यू। वो फ्री बैच के लिए, फ्री स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, एक एक पॉइंट पे आप कवर करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरी चीज, जब हम लोग सेरेमनीज की बात करते हैं तो एक बात समझ के चलिएगा, हिंदू लॉ के अंदर, हिंदू मैरिज के अंदर कोई तरीका नहीं बताया गया कि शादी इस तरीके से होनी चाहिए कि पूरी होनी चाहिए, फूली हुई गरम गरम एकदम कढ़ाव से निकल रही हो, और मटर और पनीर जरूर होना चाहिए, खूब सारा पनीर होना चाहिए शादी के अंदर, वरना फूफा जी नाराज हो जाएंगे। ये सारी चीजें हिंदू मैरिज एक्ट नहीं कहता है, कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेरेमनी नहीं बताता है। हाय विधि हाउ आर यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सेक्शन 7 ये कहता है कि अ मैरिज may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of the either parties। ये either parties का
सेरेमनीज जो है यहाँ पे कंटिन्यू करी जा सकती है शादी के लिए। देखिए पी नेहा, एज फार एज यू आर टॉकिंग अबाउट नोट्स की जब आप बात करते हो तो थोड़ा बहुत आप डिफरेंस पाओगे, चाहे वो कंटेंट में हो चाहे वो केस लॉस के एंगल से हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस पाओगे। लेकिन नेहा एक चीज समझ के चलिएगा कि लॉ एक ही है, ठीक है, लॉ एक ही है, और क्योंकि लॉ एक ही है तो उसको हम लोग ज्यादा बाइफरकेट तो कर नहीं सकते, ज्यादा चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं। जैसे आज के क्लास के अंदर मैंने क्वेश्चन नहीं डाले, जो आपके नेक्स्ट वीक से क्लासेस होंगे ना उसके अंदर आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे प्रैक्टिस भी होगी, कंटेंट भी होगा, और हर एक पॉइंट पे बातचीत होगी ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। देखिए देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू। क्वेश्चन आपका सही है लेकिन लॉ हम अलग नहीं कर सकते, लॉ अलग नहीं हो सकता है। आज तो हमें बातचीत इतनी करनी थी कि हम क्वेश्चंस नहीं लेके आए, तो नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग टेस्ट भी करेंगे। अब श्री लस्या का कहना यह है कि मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ऑल्सो आई एम नॉट गुड एट अंडरस्टैंडिंग हिंदी। Sri Lasya, I'll make sure that you understand whatever we are talking here, whatever we are understanding over here, don't worry. हम इस तरह से बात करेंगे। Are you good in English? Sri Lasya ये बताइएगा, जो मंथली रीसेंट जजमेंट बेसिक्स में करवाए, मंथली लीगल जजमेंट्स हमारे स्टैटिक लॉज हो रहे हैं अंशिका। मंथली लीगल जजमेंट्स के लिए हमारी माइट में मैराथन हो एंड में। जजमेंट्स के लिए शफक दो चीजें ध्यान में रखिएगा, साइटेशन जरूरी हो जाती है और हेल्ड क्या किया गया। मामला साइटेशन, मामला क्या था, हेल्ड क्या किया गया। ये दीपिका आई कैन सी योर डाउट। देखिए यहाँ पे एक डाउट सेक्शन भी होता है, ये देखिए आपके डाउट्स यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। देखिए लीडर बोर्ड का सेक्शन है मैप पीडब्ल्यू ऐप पे, यानी कि यहाँ पे जो भी लीडर बोर्ड में होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्लैट पीजी एग्जाम में, क्लैट पीजी एग्जाम में कौन हु ऑल 100 प्लस लेके आएंगे, हु ऑल विल ब्रिंग ए मी बी यू, या ऐसे कर लीजिए ऑल या नन, ऑल या मोस्ट ऑफ देम या नन, क्या लगता है। लीगल वन आई थिंक कल तो चक्षु मैम की क्लास है आपकी, परसों से होगा, ठीक है। बताइए इस तरह से आपको डाउट दिखेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको पर्पल कलर का ऐसा पोल का सेक्शन पर्पल होते हुए दिखेगा, पॉपअप होते हुए दिखेगा। यू हैव टू टैप ऑन दैट एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। नहीं चैट में आंसर नहीं करना है इसका, आप आंसर करिए इन द ऐप। बताइए क्या लग रहा है, then you have to answer the question. क्या लग रहा है। यूट्यूब पे हमारे स्टूडेंट है लवकुश। देखिए बैच तो एज सच नहीं है, आपको पीडब्ल्यू पीजी चैनल पे ही कवर करवाया जाएगा रीसेंट जजमेंट्स, ठीक है। ओ देयर इज फेयर्स आल्सो, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, ठीक है, गॉट इट गॉट इट। तो भैया क्या आंसर है आप लोगों का, ए आंसर है। ए आंसर मेरा भी है और आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट मैंने कर दिया है, मोस्ट ऑफ देम, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका पूरा लीडर बोर्ड आता है। ध्रुविका, अदिति, दिव्यांश, विधि, वमन, अभांशी, नित्या, निष्ठा, नवदीप और गौतम, और इस तरह से एक लीडर बोर्ड बनता है। ये कितने टाइम में आपने आंसर किया है, कौन कौन गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पे है, और 10 तक की रैंक आती है, टॉप 10 तक की रैंक यहाँ पे डिटेल में आती है। नाउ यू आर आस्किंग अबाउट डाउट्स, तो डाउट सेक्शन हमारा ये डाउट सेक्शन है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक फिल्टर आउट करने के लिए ऑप्शन होता है कि आप अकेडमिक डाउट्स या नॉन अकेडमिक डाउट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे कि रीसेंट डाउट और कॉमन डाउट, आपने अभी तक कोई भी डाउट नहीं पूछा है, तो आपको जो स्पेसिफिक डाउट सेक्शन दिया गया वहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। मैम फ्रॉम वेयर कैन बी जजमेंट शफक हम लोग क्लास के अंदर भी कराएंगे। क्लास के अंदर टॉपिक वाइज आपके जजमेंट्स होते जाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे कि ये देखिए आज के सेशन के अंदर जो भी टॉपिक है ना, उसके बाद मैंने एक जजमेंट का कॉलम, हर एक सेशन में आप देखोगे जजमेंट का कॉलम आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए
ये आपके केसेस हैं, सारे केसेस मैंने यहाँ पे गाइस डाले, तो ये हम डिस्कस भी कर लेंगे। बहुत सारी चीजें गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए भी रखेंगे। अब हमारा सेशन एंड करने का भी टाइम आ रहा है। सेरेमनीज और रजिस्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद रेस्टिट्यूशन सेक्शन 9 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास। क्लियर एवरीबॉडी? स्टैटिक लॉज होंगे और स्टैटिक लॉज के अंदर जो रीसेंट जजमेंट्स होंगे वो भी करवाते जाएंगे हम लोग का। दीपिका आज आपकी पहली क्लास है, थोड़ा सा वेट करिए, डेफिनेटली हर एक वीक एंड पे आपके मॉक्स और टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे, ये मॉक्स और टेस्ट आपको एक साथ दीपिका नहीं मिलेंगे। जैसे हर एक क्लास के बाद डीपीपी मिलेगी ना, वैसे ही आपको मॉक्स भी विद टाइम मिलेंगे, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? एनी इश्यूज, एनी मोर डाउट्स? नहीं, क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे होंगी, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे पनखुरी क्लासेस आपकी डेली होंगी। बस आप जानते हो मैं और चक्षु मैम हम लोग यूजी यानी कि क्लैट यूजी में भी थोड़े ऑक्यूपाइड हैं, तो हमारी और चक्षु मैम की आई थिंक वीकली एक एक क्लासेस हैं, बाकी इशिता मैम आपको टेक ओवर करेंगे आगे हर एक वीक। डेली मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। क्लियर? आपने आई थिंक ओरिएंटेशन मिस कर दिया पंखुरी। मॉर्निंग सेशंस नहीं है पी नेहा, हम लोग ने इसके ऊपर थोड़ा सा डिसीजन कर मतलब वी थॉट अपॉन दिस कि हम लोग मॉर्निंग का सेशन रख सकते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी मॉर्निंग में, जिस वजह से हम लोगों ने अपने इवनिंग स्लॉट्स रखे। मेजरली 5 to 6:30 PM रहेंगी आपकी क्लास, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? कोई और दिक्कत, कोई और परेशानी? चलिए, तो सेरेमनीज की हम बात कर रहे थे, फूफा जी की और दाल सब्जी की हम लोगों ने बात कर ली। सेक्शन 7 में यहाँ पे कहा गया, इट फर्दर प्रोवाइड्स दैट वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी, यानी कि 7 फेरे जो अग्नि के लिए जाते हैं ना सप्तपदी, तो मैरिज तभी बाइंडिंग होती है जब 7th स्टेप लिया जाता है। इससे रिलेटेड कई बार जजमेंट्स भी आए हैं ऑनरेबल कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के, कि सप्तपदी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जो गार्लैंड एक्सचेंज होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? उस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी सेक्शन से, व्हाई इज दिस सेक्शन इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसी सेक्शन से कहीं ना कहीं हमें ये पता लगता है कि हिंदू लॉ एक सेक्रेमेंट है। जैसे मुस्लिम लॉ से कंपेयर जब हिंदू लॉ को किया जाता है तो क्लियरली ये कहा जाता है कि हिंदू लॉ इज अ सेक्रेमेंट एंड मुस्लिम लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज। क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ में ये सेक्रेमेंट होने की, जैसे अग्नि के 7 फेरे लेना, गार्लैंड एक्सचेंज करना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हिंदू लॉ एक सेक्रेमेंट है, ऊपर वाले की कही बात को फॉलो किया जा रहा है, पायस है। मुस्लिम लॉ को कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे इजाब और कबूल होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, तो ये चीज है। अब इसमें देखिए केस लॉ है 1965 का, भावराव का केस भावराव का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कि शादी सेलिब्रेट या परफॉर्म नहीं करी गई प्रॉपर सेरेमनीज के द्वारा ड्यू फॉर्म में, इसको नहीं कहा जा सकता कि सोलमनाइज हुई है। तो सोलमनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस नवदीप, इवनिंग सेशंस आर गुड। मिस्ड क्लासेस के लिए दीपिका नोटिफिकेशन नहीं होता है। मिस्ड क्लासेस के लिए क्या होता है, आपका जो क्लासेस सेक्शन है ना, माय क्लासेस सेक्शन, बैचेस के अंदर क्लासेस दिखेंगे, क्लासेस सेक्शंस की बात करेंगे तो ये जो क्लासेस सेक्शन है इसके अंदर आपको मिलेंगे द रिलेशनशिप इन इंग्लिश। श्रीलस्या, आई नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि आप क्या मतलब, यू कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश एट ऑल? आप ये बताइए, इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आती? Because that is also not a very big deal, because the notes you are getting in English, the notes which you are getting, they are purely in English. Which relationship you are talking about? Definitely I am going to help you out on this. वो नहीं अप्लाई होता सूर्य, सेक्शन 7 वहां पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने सेरेमनीज की, पर्सनल लॉ के अंदर सेरेमनीज की बात कर रहे होते हैं ना। श्रीलस्या, प्लीज लेट मी नो। बताइएगा। तो ये सेक्शन 7 की गाइस बात हो गई है। सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करता है। जैसे सूर्य आप कह रहे हो ना सेक्शन 7 इस पे अप्लाई नहीं होता है, उसी तरह से
रिलेशनशिप आई वॉज टॉकिंग अबाउट मैरिज. विच रिलेशनशिप? सापिएंट रिलेशनशिप. अच्छा ये ओके. सो इन इंग्लिश हम लोग क्या कहेंगे? आप लोग बताइए. पूरी आप बताओ, प्रगति आप बताओ, सापिंडा को क्या कहेंगे? यू नो अबाउट गोत्र. शिलासा इट इज नथिंग बट if you are a follower of Sanatan Dharma, you might be knowing about the gotrs, the पिंड होता है, गोत्र होते हैं. तो उन्हीं पिंड और गोत्र की बात हो रही है. आप समझ रहे हो? संतोष, आई एम गेटिंग योर पॉइंट बट दिस इज द फर्स्ट क्लास और इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. राइट, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, दैट इज ट्रू. उन्हीं गोत्र और उन्हीं पिंड्स की बात हो रही है यहां. तो एक ही पिंड में, एक ही गोत्र में शादी जो है जनरली अलाउड नहीं होती. अगर कस्टम्स और यूसेजेस हैं तो बात अलग. ये चीज यहां पे कवर है. ठीक है. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से आप जानते हैं कोर्ट मैरिजेस होती हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का इफेक्ट क्या होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का जो इफेक्ट होता है, यस, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि पर्सनल लॉ के ऊपर आ जाता है रजिस्ट्रेशन आपका. यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रोटेक्शन दे रहा होगा आपको. मतलब एक तो पर्सनल लॉस के अंदर माइट भी आपको उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जितना आपको रजिस्टर कराने से मिलेगा. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए सेक्शन 8 में ये कहा गया है कि जो भी हिंदू मैरिजेस होती है ना, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए कि पार्टीज अगर मैरिज कर रही हैं उनको दे मे वर्ड यूज किया गया है. शाल अगर वर्ड यूज किया जाएगा या मैंडेटरी कर दिया जाएगा वो चीज ज्यादा अच्छी होगी. इसके अंदर अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है. बट ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया. सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर बोला कि भैया रजिस्ट्रेशन मैरिजेस का कंपल्सरी होना चाहिए एंड इट डायरेक्टेड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक रेलेवेंट रूल्स टू दिस इफेक्ट. तो यहां तक की गाइज हम लोगों ने बात कर ली है. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे रेस्टिट्यूशन से. तो मेजरली जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं ये नोट डाउन कर लीजिएगा. इफ एनी मैरिज इज डन इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1 तो ये एक बाइगमिस मैरिज होगी और ऐसी मैरिज वॉइड होती है. सो इफ एनी मैरिज इज डन in contravention of section 5 clause 4 and clause 5 that is prohibited relationships which are not allowed. माँ से शादी, बाई से शादी, चाची से शादी, मामी से शादी. Sapinda marriages 3 generations from the mother side, 5 generations from the father sides. It is not allowed. Or in the case where there is a common ancestor, it is not allowed. Such marriages will be void and there is an exception of custom and usage. If there is any marriage in contravention of section 5 रिलेटेड टू पॉइंट नंबर 2 है साउंडनेस ऑफ माइंड, तो ये वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जो कि अग्रीव्ड है, जिसका पार्टनर ऐसा है अनसाउंड माइंड का. अगर गाइस पिटिशनर का या गार्जियन का जो कंसेंट लिया गया है वो फोर्सफुली लिया गया है, फ्रॉडलेंटली लिया गया है या मटेरियल फैक्ट छुपा के लिया गया है शादी का कंसेंट, तो ऐसी शादियां भी वॉइडेबल होती हैं. एंड लास्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज द गर्ल इज प्रेग्नेंट बट नॉट बाय दैट मैन, बाय सम अदर मेल, तो फिर ये शादी भी वॉइडेबल होती है एट द ऑप्शन ऑफ द हस्बैंड. वो चाहे तो कंटिन्यू करे, चाहे तो वो एंड कर सकता है. गाइज ये कुछ पॉइंट्स से जो हमें आज के सेशन में डिस्कस करे हैं. ठीक है, सबका क्या अगर आप कॉन्ट्रवीन करते हैं माइट बी कंडीशंस को तो इसका इफेक्ट क्या होगा ये भी हमने डिस्कस करा. इससे रिलेटेड कुछ केसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर का केस. ये चीज हम लोगों ने डिस्कस भी कर ली है, तो इसको चार्ट फॉर्म में अगर आपको करना है तो आप इसको कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइज हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी करा करेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. बेसिक्स हमारी क्लास थी गाइज. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां पे हम लोग और चीजें भी डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इन टुडेज सेशन वी हैव अंडरस्टूड द कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज. ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने मोनोगमी के बारे में बात करी.
नेक्स्ट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, देन prohibited degrees of relationship, then sapient relationship, and last but not the least guys, age. So I missed out over here, age of the parties. इस सीक्वेंस में नहीं है बट ध्यान रखिए। मेरी बात समझिएगा, चाइल्ड मैरिज अवॉइडेबल बिल्कुल होती है, वहां पे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी होता है। जब हम 18 और 21 की बात करते हैं दोस्त, तो अगर 18 साल से कम की शादी हो रही है, 21 ईयर्स से कम की शादी हो रही है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो वो शादी वैलिड होती है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैं बता रही हूं, HMA के अंदर वो शादी जो है वैलिड होती है, पनिशमेंट मिल सकती है। अच्छा, वॉइडेबल कैसे होती है? जो माइनर बच्चा है ना, वो जब 18 साल अटेन करेगा, वो चीज वो चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। दीपक इज आस्किंग मैम, इफ द मेल नोज दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट बाय समवन एल्स अदर देन हिम एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई, इट इज वैलिड। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर गवर्न होगी। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ आप और ज्यादा ठप्पा लग जाएगा, लीगल हो जाएगा। सेक्शन 7 के ग्राउंड में वॉइड और वॉइडेबल होगी। अवंतिका, गुड क्वेश्चन। सेक्शन 7 यानी कि सेरेमनीज के ग्राउंड पे, सेक्शन 7 यानी कि सेरेमनीज अगर सही से परफॉर्म नहीं हुई तो ये शादी को वॉइडेबल तो नहीं कहा जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, बट ये कोर्ट डिक्लेयर करेगा, कोर्ट डिक्लेयर करेगा अगर कोर्ट को लगता है। मैरिज सॉलमनाइज्ड विदाउट परफॉर्मिंग सप्तपदी एंड कन्यादान इज वॉइड और वॉइडेबल। अगर सप्तपदी नहीं हुआ है किसी ऐसे शादी के अंदर जिसमें आइदर ऑफ द पार्टीज के अंदर के रिलीजन के अंदर या सेरेमनीज के अंदर या कस्टम्स के अंदर सप्तपदी मैंडेटरी था, एक एसेंशियल था शादी का, वैसे तो कोई सेरेमनीज नहीं दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी की शादी हो रही है और ए के रिलीजन, मतलब रिलीजन तो चलिए हिंदुइज्म है, ए के घर के अंदर कस्टम्स ये है कि वहां पे सप्तपदी परफॉर्म होता है, ठीक। और अगर ऐसे केस के अंदर सप्तपदी नहीं हुआ तो वॉइड हो जाएगी शादी, तब समझ के चलिएगा वॉइड हो जाएगी शादी। समझे आप विवेक? आइदर पार्टी की रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग शादी कंप्लीट होनी चाहिए। बी के घर में सप्तपदी तो नहीं होता है, लेकिन ए के घर में सप्तपदी होता है। उसकी बहन के में भी हुआ, चाची में भी हुआ, मामी में भी हुआ, मौसी में भी हुआ, उसकी माँ की खुद की शादी में जो है वो सप्तपदी परफॉर्म किया गया। बेटा, आपको नहीं लगता हिंदू मैरिजेस के अंदर 99.9% शादी के अंदर सप्तपदी परफॉर्म होता है? तो आइदर पार्टी के जो रीति रिवाज है उनको फुलफिल करना होता है। सेक्शन 7 में अवंतिका देखिए क्या दिया गया है, मैं आपको बताती हूं। ये देखिए सेक्शन 7 में आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ क्या, जो आप कंफ्यूज्ड हो। देखिए सेक्शन 7 में ये कहा गया है कि एज सच द हिंदू मैरिज एक्ट विल नॉट डिस्क्राइब और प्रिस्क्राइब एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेरेमनी टू बी परफॉर्म्ड बाय द पार्टीज। Section 7 further provides that a marriage may be solemnized. शादी कैसे होनी चाहिए? शादी कैसे होनी चाहिए? It may be solemnized in accordance with जो customs हैं और ceremonies of either party हैं, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की के हो, चाहे लड़के के रीति रिवाज हो चाहे लड़की के रीति रिवाज हो, इसके थ्रू शादी होनी चाहिए। अब सेक्शन 7 में ये फर्दर कहा गया है कि अगर किसी रीति रिवाज के अंदर, राइट्स और सेरेमनीज के अंदर सप्तपदी हो रही है, चाहे लड़के के घर में चाहे लड़की के घर में, तो मैरिज तभी फाइनल होगी जब 7वां फेरा ले लिया है। मैरिज तभी कंप्लीट होगी गाइस जब 7 स्टेप ले लिया है। सप्तपदी का मतलब टेकिंग 7 स्टेप्स। ये अगर कॉन्सिक्वेंस आप पूछ रहे हो तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो शादी वैलिड रहती। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है, शादी वैलिड रहती, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कि शादी इनवैलिड हो जाती है, शादी वैलिड रहे। अगर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में नहीं कराया, अभिनव यही पूछ रहे हो ना, तो शादी तब भी वैलिड रहे। ये तो उन्होंने मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करा है कि आपको रूल्स बनाने चाहिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। क्लियर हुआ अवंतिका आपको? इज इट क्लियर? अब आप लोगों को क्या करना है, मे बी नॉट शैल बी तो कंपल्शन नहीं है अंशिका, लेकिन किसी हस्बैंड या वाइफ की रीति रिवाज से शादी तो कंप्लीट होनी है तुम। और जनरली आपके क्वेश्चन क्या गलत हो आप ये बताओ, क्योंकि वही चीज मैंने बोली ना, 99.9% शादियों में सप्तपदी होता है। क्या आप में से कोई भी, एनी ऑफ यू हैव अटेंडेड अ मैरिज, अ हिंदू मैरिज वेयर सप्तपदी वाज नॉट परफॉर्म्ड? एनी ऑफ यू? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई ऐसी शादी जो है वो अटेंड करी है? मैम इफ आइदर पार्टी हैज सप्तपदी नॉट फॉलो, तब शादी कोर्ट में चैलेंज हो सकती है और वॉइड भी डिक्लेयर करी जा सकती है वंदिका, ये चीज ध्यान रखिएगा। बट मैम मैरिज इज ओनली डन बाय रजिस्ट्रेशन एंड नॉट सप्तपदी। अभांशी, ऐसा किसने कहा रजिस्ट्रेशन? क्या हर एक शादी में रजिस्ट्रेशन होता है? क्या हर एक हिंदू मैरिज रजिस्टर करी जाती है? आप जाके नोटरी के पास रजिस्टर कराते हो, रजिस्ट्रेशन में जाते हो आप? अगर रजिस्ट्रेशन कराया है खाली और सप्तपदी चैलेंज करने गए हो, अभांशी ये क्वेश्चन सही है। अगर रजिस्टर करवा लिए शादी और अब सप्तपदी के ग्राउंड पे चैलेंज करने कोर्ट गए हो, तब कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, समझी? ऑल राइट, इन बुद्धिज्म यू आर टॉकिंग अबाउट, सो इट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो आइदर पार्टी में अगर सप्तपदी नहीं होता है तो द क्वेश्चन विल ऑल्सो नॉट बी रेज्ड. It will come into the court's purview only when it will be challenged. When it will be challenged in the court. Are you getting my point? So when you are talking about registered marriage, then you cannot talk about customs. एक बार मैरिज रजिस्टर करा ली तो कस्टम्स माइट भी डिफरेंट भी हो सकते हैं. मैं समझ गई अंशिका. अगर कोर्ट मैरिज की बात है, अगर कोर्ट मैरिज की बात है तब सप्तपदी का क्वेश्चन नहीं उठेगा. मैं समझ गई. अवंतिका आप कोर्ट मैरिज की बात कर रहे हो तो सप्तपदी का कोई वैलिड मैरिज रहेगी, वो मैरिज ही वैलिड रहेगी बेटा. ठीक है. तो आपका होमवर्क ये है गाइस कि आप लोग सेक्शन 8, इनफैक्ट सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 13 तक पढ़ के आइएगा, 13B तक. ठीक है. थोड़ा बहुत बेरैक्ट की रीडिंग करके आइएगा, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन. ठीक है. सो आई थिंक आज के सेशन को यहीं पे हम लोग रैप अप कर सकते हैं. इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग ऑल ऑफ यू, नोइंग ऑल ऑफ यू, एंड ऐसी तरह से बातचीत करते रहेंगे, मजे करते रहेंगे क्लास के अंदर. बट ध्यान रखिएगा, पढ़ के आइएगा, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट को कवर भी करना है. हम लोग जितना जल्दी कवर कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. इट इज अ वैलिड मैरिज. यस विवेक. Thank you so much, Deepika, for joining in. Thanks a lot for everyone to join today's session. But remember, all those who are watching me on YouTube, this was, I think, the last session. मतलब ये आपका एक डेमो सेशन था जो आपको दिख रहा था. इसके बाद अगर आपको क्लासेस लेनी है, then you will have to see the PW app and enroll and all. But आज के सेशन को यहीं पे wrap up करेंगे. Thanks a lot, guys. We will be meeting soon next week, Monday, ठीक 5 बजे. तब तक के लिए आप लोग अपना प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जो नए नए लॉज हैं उनको पढ़िए. ठीक है. ऑल राइट. थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर जॉइनिंग इन. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड. कीप वर्किंग हार्ड. टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड. बाय बाय गाइस. थैंक्स अ लॉट.